Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Our next topic is Bohr's atomic model. So, it was discovered in 1913. Again, it's a discovery and you should have to remember its date and the name of the scientist, Neil Bohr. Uh, so, in 1913, Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom. तो इसने जो काम किया था वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर काम किया था। तो इसको बेसिकली इसके काम को हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। So according to this model, electron can revolve around the nucleus of the atom in a specific paths called orbits and shells. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके मॉडल में इसने बेसिक इसका जो मॉडल है वो इस फैक्ट पर मबनी है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन बताई थी कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में और शेल्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो when the electron is revolving in one of these orbits, its energy is fixed. तो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में सेम मूव करता रहता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। बट ऑल्सो when the electron is present in orbit which is closest to nucleus, its energy is minimum and is called ground state of the atom. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन मिल रही है कि ऐसी स्टेट जिसमें न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के नियर बाय शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो वो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी एटम की। And the orbits that are further away from nucleus possess successively greater energy. The electron is not allowed to occupy a space in between the orbits. तो यहाँ पे एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेस पे खला पे मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए एक खास पाथ होता है जिस पाथ को आप ऑर्बिट्स कहते हैं या शेल्स कहते हैं। So since the electron present in each shell has fixed energy, so these shells are also named as energy levels. तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी लेवल्स की डेफिनेशन आ गई कि ऐसे शेल्स जब जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है एंड दिस fixed energy containing shells in which electrons revolves are termed as energy levels. So the shell which is nearest to nucleus is called first shell. I hope मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में बताया हुआ है कि के शेल कौन सा होता है, एल शेल कौन सा होता है, एम एन शेल्स कौन से होते हैं। तो जो शेल न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक फर्स्ट वाला शेल होता है उस शेल को हम के शेल कहते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। सिमिलरली न्यूक्लियस के दूसरे नंबर पे जो शेल होता है उसको हम एल कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एम एंड सिमिलरली एन। सो the second shell will also be at a definite distance from the nucleus, which will of course be greater than the first shell, and electron present in it will possess greater value of energy. तो जैसे जैसे number of shells बढ़ेंगे तो electrons की energy भी बढ़ती जाएगी। Like के शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, एल की उससे ज्यादा, एम की उससे ज्यादा एंड एन की उससे भी ज्यादा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड और द हायर शेल्स। तो हर शेल को आप डिवाइड करते हो फर्दर उसके सबशेल्स में या ऑर्बिटल्स में। तो द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। फॉर द फर्स्ट शेल अगर आप देखें तो n की वैल्यू होती है 1, सो इट इज देयरफॉर हैव ओनली वन सबशेल। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो उसके अंदर सबशेल भी 1 होगा। सो इफ n is 1 like the shell is 1, so it contains s subshell. Similarly, if the value of n is 2, so there will be two subshells. तो इन शॉर्ट आपको अगर बताना पड़ जाए कि किस शेल में कितने सबशेल्स हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि इफ n is equal to 1 then there is one subshell, if n is equal to 2 then there are two subshells, and if one subshell then it is s shell, and if two subshells then it will be s and p subshells. Similarly, if there is the value of n is 3, then there are three subshells which are S, P and D, and the fourth shell contains four subshells which are S, P and D.
Last one, there is an interesting information. The size of an atom is so small that it is not possible to see it with naked eye. However, a transition electron microscope can be used to see the atoms. तो आपको पता है एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आप ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज द डायग्रामेटिक explanation of the topic, that as you can clearly see that the center part is nucleus, and outside the nucleus there is first shell which is n is equal to 1, and it has the minimum energy, and if n is equal to 1 then it is the first shell and it is basically termed as k। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट शेल देखें हम तो वो उसमें n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आपको पता है E2 की एनर्जी ज्यादा होती है E1 से, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। So next one is third shell which is M, and last one is N shell which is N is equal to 4. So according to modern approach, electrons are like charged clouds whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस की पोजीशन को या इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये जो है अनसर्टेन होती है। ऑल वी कैन से, बस हम ये कह सकते हैं कि देर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं मगर वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ electron at a certain point around the nucleus. So, interesting information is the largest atom cesium is approximately 9 times bigger than the smallest atom helium। तो periodic table में आप देखेंगे तो largest atom आपको cesium मिलेगा, ये 9 times bigger है as compared to smallest atom which is helium। So number of shells, अगर आपने number of electrons find out करने हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज 2n स्क्वायर फॉर्मूला, where the value of n can be 1, 2, 3 respectively, and 1, 2, 3 are basically the number of shells. So the shells may be, if n is equal to 1 then the shell is k, if n is equal to 2 then the shell is m, if n is equal to 3 then the shell is m, if n is equal to 4 then the shell is n, and so on. So when the value of n is 1, it means first shell which is k. Similarly, we will put the value of n which is 1. So 1 का square 1 होता है, 2 ones are 2. तो आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड शेल में देखते हैं तो 2n स्क्वायर में n की जगह आप 2 लगाते हैं तो उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो k के बाद आपके पास एल शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर एन 3 होगा, एम शेल होगा तो उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास। और इसी तरह आपके पास, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई है, इसी तरह अगर आपके पास शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक एम है तो उसमें एन की वैल्यू 3 है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आपके पास सब शेल्स बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, तो एस शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एंड एफ कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा आप अकोमोडेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स। सो इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 electrons, in the subshell S, in the second 8. Similarly, S subshell will have 2 electrons and 6 will be accommodated in the P subshell। तो यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ देयर इज एनी क्वेरी देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।